हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेक्चर नंबर 6 आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज लेक्चर नंबर 6 क्लास 11th का ये हमारा वेक्टर का चलता हुआ पार्ट है, जो अभी मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 6 आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे आज का जो मेन टॉपिक और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से पेन, बुक और कॉपी अपने सामने निकाल लीजिए और जो भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप उसको वीडियो को पॉज करके क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी अंदाज के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो है लेक्चर नंबर 6 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं जब भी, तो आप जितने भी बाहर की आवाज़ हैं उनसे ज़रा बचिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है, इस वेक्टर का मतलब क्या होता है, ज़रा देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इफ अ वेक्टर इज गिवन, इफ अ वेक्टर इज गिवन, if vector is given and we obtain two or more vectors whose sum is equal to the given vector, then the process is called resolution, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, जरा ध्यान समझिए। यदि हमको कोई वेक्टर दिया है, रिजोल्यूशन का मतलब समझिएगा, यदि हमारे पास कोई वेक्टर दिया है और हम दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर ऑब्टेन करते हैं जिसका सम जो है इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को जो दिया गया वेक्टर है, हम दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर ऑब्टेन करें जिसको सम करने के बाद इस दिए हुए वेक्टर के बराबर आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। अब यहाँ नोट पॉइंट क्या लिखिएगा, अभी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यदि कोई वेक्टर दिया है और हम दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर ऑब्टेन करते हैं जिसका सम दिए हुए वेक्टर के बराबर आता है, उसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है? नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है? रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, only when if the direction in which vectors are to be resolved, रिजोल्यूशन आपका तब भी पॉसिबल है
टू बी रिजॉल्व इज गिवन। देखिए क्या कह रहा है कि रिजोल्यूशन आपका केवल तभी पॉसिबल होगा व्हेन जब इफ द डायरेक्शन इन विच वेक्टर्स आर टू बी रिजॉल्व इज गिवन। जिस डायरेक्शन में आपके वेक्टर को रिजॉल्व करना है, जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, अगर वो चीज़ दिया है तो आपका रिजोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज आपका रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो रिजोल्यूशन के पॉसिबल होने के लिए आपको डायरेक्शन जानना जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर वो डायरेक्शन आपको पता है तो ही आप रिजोल्यूशन को प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिजोल्यूशन के प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इतना स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये तो आपका थ्योरी पार्ट था। अब इससे बाद जो मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके कंसेप्चुअल समझाऊंगा, ये सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, तब आपको बताते हैं आगे। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा नोट पॉइंट दूसरा लिखिए, देखिए समझिए क्या है। सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसको कवर अप करिएगा। यहाँ पे जो आपके रिजॉल्व्ड पार्ट है वेक्टर के, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए वेक्टर, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ अ वेक्टर, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर, इज ए स्केलर। जो वेक्टर जो आपके रिजॉल्व्ड हुए हैं, जो आपको वेक्टर दिया है, उस वेक्टर के जो रिजॉल्व्ड पार्ट हैं वो हमेशा आपको स्केलर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? स्केलर। घबराइए मत, मैं आपको सारे कंसेप्ट अभी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये पूरा थ्योरी आप अपने नोटबुक में नोट करिए, तब आपको मैं समझाता हूँ बारीकी से कि एक्चुअल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको और आगे समझाते हैं आपको। मिटा दें? ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको आगे इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने से पहले आप एक हेडिंग लगाइए, छोटा सा हेडिंग, उसके बाद उसको पढ़ते हैं, देन आपको रिजोल्यूशन ऑफ समझ में आ जाएगा। तो पहले हेडिंग डालिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालिएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू TW2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, into mutually perpendicular direction, into mutually perpendicular direction। ये हमारे पास हेडिंग है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। थोड़ा सा इजाज़त हो, मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास हेडिंग क्या दिया है कि वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब जो भी वेक्टर हमारा दिया गया है उस वेक्टर को हम परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। मतलब जो रिजॉल्व्ड पार्ट होगा वेक्टर का, जो वेक्टर दिया गया है उस दिए हुए वेक्टर के जो रिजॉल्व्ड पार्ट होंगे वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ फिगर बनाते, जैसे मान लीजिए हमारे पास
समझिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया हो, इसको हम लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा वेक्टर दिया गया है। ये वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। वेक्टर ए जो दिया गया है वो इस एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा हो, और ऊपर में ये हमारा है वाई एक्सिस। अच्छे से बनाते हैं। ऊपर में ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो वेक्टर ए दिया गया है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारा है वाई एक्सिस। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, और यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और इसको हम नाम देते हैं O, ये हमारा P हो गया, और इसको नाम देते हैं M। क्लियर है इतनी बात? हमने क्या कहा कि एक वेक्टर A है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये हमारा है वाई एक्सिस। क्लियर है बात? अब देखिए हम क्या करते हैं, नाउ एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM। क्लियर है बात? तो OPM में हम लगाते हैं सबसे पहले कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपान में हाइपोटेनस। क्या होता है? तो OM हमारा बेस हो गया, A हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो OM हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो OM की वैल्यू जो हमको मिलेगा वो होगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो OM यहाँ से मिलेगा आपको A कॉस थीटा, ये हो गया हमारा OM। क्लियर है बात? यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में, बट देख लेते हैं। हाँ सही है, ओके। अब इसी तरीके से सिमिलरली साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर PM, और हाइपोटेनस हो जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमको साइन थीटा, सॉरी यहाँ से जो PM मिलेगा हमें वो मिलेगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा A साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा हो जाएगा PM इजकल टू A साइन थीटा। ये जो यहाँ से यहाँ तक OM है, ये लेंथ, ये OM, ये है हमारा A कॉस थीटा, और ये जो PM है ये है हमारा A साइन थीटा। क्लियर हुई बात? तो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया OPM, इसमें OM की वैल्यू हमें मिला A कॉस थीटा, और सिमिलरली मैंने PM को कंसीडर, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया साइन के केस में, तो PM की वैल्यू मिला हमें A साइन थीटा। अभी मैं आपको इसे आगे बताता हूँ, जरा इसको नोट करिए, कॉपी में नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको, तब हम आगे चलते हैं। नोट हो गया? नोट करिए जल्दी से। चलिए अब आगे चलते हैं, जरा यहाँ देखिए। अब ये देखिए बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट, यहाँ पे जो आपको OM एंड PM मिला है, हेयर OM एंड PM are the
are the resolved part of वेक्टर ए। यहाँ पे जो आपने OM और PM फाइंड किया है ये वेक्टर ए के रिजॉल्व्ड पार्ट हैं ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। मतलब इसको और क्या कह सकते हैं हम, या OM एंड PM आर द component of वेक्टर ए। ये आपका OM और PM जो है यही आपके इस वेक्टर ए के रिजॉल्व्ड पार्ट हैं। अगर इसको ले लेंगे तो इसके सिमिलरिटी ये भी आ जाएगा ए साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस वेक्टर ए के जो रिजॉल्व यानी कि जो रिजॉल्व पार्ट है रिजॉल्व का मतलब होता है ब्रेक होना। क्या होना? ब्रेक होना। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं। एक है ए कॉस थीटा और दूसरा है हमारा ए साइन थीटा। तो OM की वैल्यू आपको मिला ए कॉस थीटा और PM की वैल्यू आपको मिल गया ए साइन थीटा, और OM और PM यही आपके कहलाते हैं इस वेक्टर ए के कंपोनेंट। मतलब इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजॉल्व्ड पार्ट हो गए वेक्टर ए के दो कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ जरा नोट पॉइंट, ये पहला हो गया। तीसरा है नोट पॉइंट, दोस्तों के बाद ये तीसरा है। चौथा नोट पॉइंट क्या है? चौथा नोट पॉइंट देखिए क्या है। ये जो हमारा OM है इसको राइट करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा OM है, इस OM को हम लिखेंगे AX, और जो हमारा PM है इसको लिखेंगे AY। इसका मतलब क्या है? जरा मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। इस वेक्टर A को मैंने लिखा AX और यहाँ पे मैंने लिखा OM को लिखा AX और PM को लिखा AY। AX का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x एक्सिस, और AY को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along y एक्सिस। ये दो चीजें हमारे पास। AX का मतलब होता है कि वेक्टर A का कंपोनेंट along x एक्सिस। AY का मतलब होगा कि वेक्टर A का कंपोनेंट along y एक्सिस। क्लियर है बात? तो कहीं भी आपको AX दिखे AY दिखे, मतलब AX का मतलब होता है कि ये वेक्टर A जो है x एक्सिस के along है, और ये वेक्टर A जो है ये y एक्सिस के along है। AY का मतलब, अब यहाँ अगर मान लेते हैं Vx दे दे तो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट along x एक्सिस, और यहाँ Vy है मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along y एक्सिस। मतलब यहाँ जो भी वेक्टर रहेगा उसी का कंपोनेंट अगर x है तो x एक्सिस के along और y है तो y एक्सिस के along। बात सही है? इतना नोट करिए, तब आगे आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी हमारी सही चल रही है अभी, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं और आगे कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, बिठा दें? ओके, अब जरा मेरी बात को समझिए आगे। और ये जो हमारा OM है, OM इज इक्वल टू AX
क्या इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यही हमारा जो पीएम आया है, पीएम ये ए वाई है, इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख देंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमको OM या AX का मतलब है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा एक एक्स एक्सिस के अलोंग, और AY का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक होगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। अब जरा ध्यान से समझिएगा, रिजोल्यूशन की आखिरी पड़ाव पे हम जा चुके हैं, और ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट आप समझने का बेशक प्रयास करिएगा। हमने आपको रिजोल्यूशन में क्या बताया था कि यदि आपको कोई वेक्टर दिया हो और उस वेक्टर के हम दो या दो से अधिक वेक्टर ऐसे ऑब्टेंड करें जिसको सम करने के बाद उस दिए हुए वेक्टर ए के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि रिजोल्यूशन होता है। मतलब हमको वेक्टर क्या दिया था? ओपी वेक्टर हमको दिया था, ओपी वेक्टर दिया था। अब इस ओपी वेक्टर से हम दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर हम लोग ऑब्टेंड किए हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर, तो दो ऐसे वेक्टर ऑब्टेंड किया मैंने कि इसको सम करने के बाद तीसरे वाले वेक्टर के बराबर अगर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि रिजोल्यूशन है। ये हमारा रिजोल्यूशन का प्रोसेस है। तो ओपी वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ए हो जाएगा OM और प्लस हो जाएगा PM के बराबर। यही ना मैंने बताया रिजोल्यूशन में। तो ओपी वेक्टर आपका दिया है वेक्टर ए, और ये हमारा OM है आपका AX लिख सकते हैं आई कैप, और ये हमारा हो जाएगा AY J कैप। मतलब एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ये x है, ये किसके अलोंग है आपका आई कैप, मतलब x एक्सिस के अलोंग, और ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर y है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग y एक्सिस है। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा ध्यान समझिए। OM हमारा AX था, AX की वैल्यू a cos थीटा होगी। AX की वैल्यू कितनी होगी? a cos थीटा। तो ये a cos थीटा किसके अलोंग होगा? x एक्सिस के अलोंग आई कैप। AY की वैल्यू आपकी हो जाएगी a sin थीटा। तो ये AY a sin थीटा किसके अलोंग है? J कैप के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो अगर हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा अंडर रूट AX स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर AY स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर AY स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है AX स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा रिजोल्यूशन इस तरह से, अगर आपको दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिए जल्दी से, तब आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं इसके। तो ये हमारा दिए गए कंपोनेंट वेक्टर से आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से नोट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तब आगे हम चलते हैं। चलिए इसको बिठाते हैं। अब जरा देखिए, इफ नोट पॉइंट लिखिएगा, जो भी नोट पॉइंट हो,
नोट पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपको कोई वेक्टर, इफ अ वेक्टर इज गिवन, if a vector is given in the component form, if a vector is given in the component form, यदि कोई वेक्टर आपके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, किसके फॉर्म में दिया हो? कंपोनेंट के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए जो है अगर ये आपको दिया हो इस तरीके से ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप, इसके फॉर्म में दिया हो आपको वेक्टर ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आपका वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट में जब हम कर देते हैं तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस तरीके से। तो जब भी आपको वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, कोई भी वेक्टर हो, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप यदि वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर को सम करके उसके रूट में कर देंगे तो आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। होगा क्या? जरा इसको प्रूफ करते हैं, कैसे होगा ये प्रूफ करते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है किस तरीके से आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे, इसी को प्रूफ करते हैं किस तरीके से आया ये चीज़। ये जो हमारा ए स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया ये टर्म, इसी को प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से वेक्टर ए है, ये है ए एक्स और ये है प्लस हमारा ए वाई। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे इसको? हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax और ay। ठीक है, हमने क्या किया था, जरा ध्यान रखिएगा उस बात में कि ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था कि नहीं बा। तो इसको अगर हम मॉड लेते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, अब इसको ऐसे रहने देते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। जरा इस तरह ट्राई करते हैं। अभी ये हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं अब। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको जरा सा। ये वेक्टर ए का हमारा मैग्नीट्यूड है और ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड है, तो क्या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 2a स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई कॉस थीटा। लिख सकते हैं इस तरीके से। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ से आपका cos 90 की वैल्यू हो जाएगा 0। थीटा जो है हमारा
ये वाला हमारा इसके साथ बनाएगा और ये ए वाई इसके बीच की एंगल 90 डिग्री है। ए एक्स और ए वाई के बीच की एंगल कितनी डिग्री है? ये 90 डिग्री है। तो ये cos 90 हो जाएगा 0। सिंपली हमारा बचेगा ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे वेक्टर जो दिया गया वेक्टर ए है इसका हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? नाउ फॉर डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए, जो दिया गया वेक्टर ए है इसका जब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए ये हमारे पास थीटा है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, मतलब कि ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं। जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, रिजॉल्व पार्ट होते हैं वेक्टर के, उस तरीके से उसका हम लोग डायरेक्शन इस तरीके से निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ये हमारा हो गया डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो tan थीटा ए वाई बाई ए एक्स जो है इस वेक्टर ए का क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के केस जब भी आपको आएगा तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो नोट पॉइंट यहाँ से हमको क्या मिला? यदि आपको कोई वेक्टर दिया हो कंपोनेंट के बारे में, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अपने से लेते हैं, मान लेते हैं 3i कैप और प्लस 4j कैप, इस तरीके से हमको वेक्टर दिया है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, और ये रूट से जब बाहर जाएगा तो इसका मिलेगा 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, मान लेते मीटर में हो। तो अगर इसका डायरेक्शन जब आप निकालेंगे फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आप रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। क्लियर हुई बात? इस तरीके से यहाँ से थीटा जो मिलेगा हमें वो मिलेगा tan इनवर्स 4/3। मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, याद करिए। इस तरीके से ट्रायंगल था 3, 4, 5, इस तरीके से एक ट्रायंगल था। ये था हमारा एंगल 37 डिग्री और ये था हमारा एंगल 53 डिग्री। ठीक है, तो हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर 53 डिग्री हम लेते हैं, tan 53 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। यानी यहाँ पे आपकी थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से जब आपको वेक्टर ए देगा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछेगा आपको, तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। और ये थीटा जो एंगल है ये आप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे। किसके साथ मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस के साथ। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको आएगा तो आप इसी तरीके से बनाइए। ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं अब थोड़ा सा। एक एक कंसेप्ट को आप बारीकी से समझते हुए चलिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा वेक्टर ए है, ये दिया गया है आपको 3i कैप और ये दिया गया है आपको +4j कैप। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो जब इस दोनों पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे इस तरीके से, जरा ध्यान दीजिए, तो ये x मान लेते हैं, ये 3 इधर गया हो और ये हमारा 4 y पे गया हो, तो ये कहीं इधर पॉइंट लाई करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 3,4। यानी ये जो पॉइंट है आपका किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये थ्री कॉमा 4 जो पॉइंट लाई करेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी ये पॉइंट आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वेक्टर ए का जो थीटा डायरेक्शन आया है वो 53 डिग्री है x एक्सिस के साथ। मतलब कि आपका ये वेक्टर इस तरीके से जाएगा और ये बनाएगा 53 डिग्री विथ x एक्सिस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका ये वेक्टर 3,4 इस x एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बनाएगा। अब जरा एक और प्रॉब्लम देते हैं आपको, समझिए। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन दिया हो एक वेक्टर a इजकल टू माइनस √3i कैप और ये हो जाएगा +j कैप। इस तरीके से आपको दिया है -√3i कैप और +j कैप। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है और जो एंगल आप लेंगे वो हमेशा x एक्सिस के साथ एंगल लेंगे। किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल लेंगे ये। तो ये जो 53 डिग्री बनाया है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ की एंगल है। तो जब भी आप रिजोल्यूशन के डायरेक्शन में लेंगे एंगल की जिक्र, तो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल लेंगे। किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो ये हमारा -√3 और ये हमारा यहाँ कुछ नहीं, तो क्या हो सकता है? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि ये माइनस और ये प्लस, मतलब कि x हमारा माइनस है और y हमारा प्लस है, यानी ये पॉइंट आपका लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी इस तरीके का आपको वेक्टर दिया हो तो सबसे पहले आप फाइंड करिए कि वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उसकी डायरेक्शन को क्या कर दीजिएगा? एंगल को हटा दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √-√3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो √4 और ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट ले लेते हैं, कोई कुछ दिया नहीं है तो 2 यूनिट मान लेते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था वो तो आ गया आपका 2 यूनिट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्शन फाइंड करना। तो नाउ जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। नाउ
फॉर डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया, tan थीटा इज इक्वल टू AY डिवाइडेड बाई AX। तो यहाँ पे AY तो आपको दे रखा है 1 और AX दे रखा है आपको -√3, तो इसको लिख सकते हैं -1/√3। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिए इसको। इसी चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका पूरा रिजोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे जो आपको tan थीटा मिला है उसकी वैल्यू है -1/√3। क्लियर है बात? और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। तो क्या हम इस फॉर्मूले से या इस कंसेप्ट से क्या इस स्टेटमेंट को सही किया जा सकता है? जरा मेरी बात समझिए। अगर इस tan थीटा को हम लिखते हैं माइनस वैसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, और ये हमारा है tan 30, इतने को हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 इतने को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि माइनस को माइनस ही मैंने रहने दिया और 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ जो tan थीटा आपको मिलेगा, tan थीटा एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको tan 180 माइनस थीटा। ये tan थीटा तो सही है, इसको रहने देते हैं, और tan 180 माइनस थीटा को कहते हैं -tan थीटा। यानी यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? tan 180 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा आपका -tan थीटा के। tan थीटा को मैंने लिखा -tan 30 डिग्री। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ज़रा यहाँ से tan थीटा था, इसको लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो अभी इसको इरेज करते हैं। ज़रा समझिए, इसको समझिए थोड़ा सा। tan 180 माइनस थीटा को कहते हैं -tan थीटा। tan ये जो tan 180 माइनस थीटा इसको कहते हैं -tan थीटा फार्मूला। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 30 डिग्री? ये लिख सकते हैं इसको। अभी आपने कहा कि tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो यह -tan 30 डिग्री को यानी tan 30 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, ताकि tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा आ जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा -tan थीटा, तो 180 माइनस 30 डिग्री तो -tan 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब tan थीटा यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा tan 150 डिग्री। अब ये आपका मिलेगा 150 डिग्री। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ गया 50 डिग्री, 150 डिग्री। किसके साथ? विथ x एक्सिस के साथ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, विथ x एक्सिस इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां देखिए फिर समझिएगा, ये
tan थीटा -1/√3 आया था, तो ये सबसे पहले मैंने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है -tan 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, तो 180 में से जब 30 माइनस करेंगे तो -tan 30 डिग्री, और 180 माइनस 30 को 150 डिग्री कर देंगे, तो tan 150 की भी वैल्यू आपकी आएगी -1/√3। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वेक्टर, तो ये बनेगा आपका 150, ये 90 हो गया, और ये कहीं इस तरीके से बनेगा वेक्टर ए, इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 150 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आपका लाई करेगा x में -√3, और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हमारा वेक्टर लाई करेगा। ठीक है? तो जब भी आपको इस तरीके के आते हैं कंसेप्ट, तो ज़रा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए, तब आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको सिखा रहा हूँ, जरा सीखने का प्रयास करिएगा। ठीक है? ये सब आपको कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए तरह तीसरा क्या है, तीसरा प्रॉब्लम देते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू -√3i, और ये हो जाएगा आपका -j। क्लियर है बात? अब यहाँ से वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जरा सा वीडियो को चेक कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो -√3 और माइनस या कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1। अब हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट -√3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा आपको, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 यूनिट। क्लियर है बात? तो ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। अब सबसे बड़ी समस्या है आपको डायरेक्शन फाइंड करने का। कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे नाउ इसको इरेज करते हैं, डायरेक्शन हम निकालते हैं सबका। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालते हैं इसका। मैग्नीट्यूड हम छोड़ते जाते हैं, मैग्नीट्यूड अपने से ट्राई करिएगा, डायरेक्शन हम समझाते रहते हैं। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप चेक करिए कि ये वेक्टर जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माइनस और ये भी हमारा माइनस। ठीक है भाई, यानी ये हमारा क्वाड्रेंट आपको लाई करेगा, पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करने का मतलब कि जो हमारा एंगल होगा, जो भी हमारा एंगल आएगा वो 180 प्लस समथिंग होगा। एक आइडिया मैंने लगा लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा वेक्टर जाएगा तो 180 यानी 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड होगा, तब जाके आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ से तुमको देखिए, जब भी सवाल आपको अगर कुछ आइडिया लगाइए, सवाल हमारे पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 प्लस में कुछ होगा। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट था तो 180 माइनस 30 था, उसी तरीके से ये भी हमारा है। तो tan थीटा निकाले तो -1 डिवाइडेड बाई -√3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से आपको tan थीटा जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका tan और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्या ये सही बात है? क्या ये सही स्टेटमेंट मैंने लिखा है? जरा ध्यान से बताइए, ये जो लिखा है मैंने, क्या ये सही है? नहीं। आप करते क्या? थीटा की वैल्यू लिख देते 30 डिग्री। अब सोचते कि सही है? नहीं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री आप लेंगे तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे तो आपका ये वेक्टर कहाँ लाई करने लगेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये पॉइंट आपके कहाँ लाइज कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको एंगल 180 प्लस समथिंग चाहिए। तो एक फार्मूला आपके पास होता है tan 180 प्लस थीटा और ये होता है आपका tan थीटा के बराबर। मतलब कि यहाँ आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan और ये हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan थीटा जो है यहाँ पे आपका ये tan 30 डिग्री है तो tan 180 प्लस 30 डिग्री भी आपका क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू मिलेगा tan 210 डिग्री और ये, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपका आ जाएगा 210 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका रिजोल्यूशन। तो आप इस सबसे पहले चेक करिए कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से आप एंगल चूज करिएगा। तो tan 180 प्लस थीटा भी आपका tan थीटा के बराबर ही होता है और वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 210 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से देख लें इसको। तो ये तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और 30 डिग्री और चले जाते हैं तो ये हमारा वेक्टर ए बना लेगा एंगल। तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 210 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आपके जो भी सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा प्रोसेस। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी में। लास्ट क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं। एक सवाल आपको समझना जरूरी है इसके कंसेप्ट को, ठीक है। यहाँ पे आपका इसको कर देते हैं प्लस और इसको रहने देते हैं माइनस, सवाल वही है। अब ये सबसे पहले फाइंड करिए कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक आइडिया लेके चलते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको जाना है और एक्स एक्सिस के साथ जाना है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ जाना है, आपको जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका पूरा होता है 360 डिग्री। एक कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री होता है। इसको रहने देते, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, √3 और 1 है तो वही आपका 2 आ जाएगा। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन का बात करने से हम क्या, यहाँ पे जो tan थीटा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको -1/√3। अब ये देखिए क्या हुआ, tan थीटा हमको मिला -1/√3, लेकिन ये पॉइंट √3 प्लस में है, माइनस ये y आपका माइनस में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आपका आएगा तो 270 बनाएगा। जरा मेरी बात समझिए, ठीक है। हमको -1 और √3 फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब कि y की वैल्यू हमको जाना है -1 और ये जाना है √3। कहीं इधर पॉइंट लाई करेगा वेक्टर -1, √3, सॉरी x की वैल्यू √3, -1, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हमको एंगल लेना कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करके हमको ये वाली एंगल लेना है, ये बात समझ में आ रही है कुछ। हमको पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल लेना है, पॉजिटिव x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल लेना है आपको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे ये वाली एंगल तक जाएंगे, तो हमको ये वेक्टर मिलेगा कि ये वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो है हमारा टोटल जो है 360 होता है। तो 360 में से अगर हम ये वाली एंगल को हटा दें तो क्या हमको ये पूरा एंगल मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और याद रखिएगा tan जो है 360 डिग्री -30 डिग्री की वैल्यू होता है आपका -tan 30 डिग्री। यानी अगर आप फार्मूला राइज करें तो tan 360 माइनस थीटा आपके पास होता है -tan थीटा। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू अगर -1/√3 है तो इसको लिख सकते हैं हम tan 360 -30 डिग्री। तो ये हो जाएगा -tan 30 और ये टर्म क्या है आपका -tan 30 डिग्री ही तो है और ये भी आपका -tan 30 डिग्री ही होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 330 डिग्री। थीटा मिल जाएगा 330 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस, विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नोट कर लीजिए इसको, फुल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया। इस तरीके से आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे आपको कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके, उसमें इसके आगे जितने भी कंसेप्ट हैं चर्चा करेंगे और थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करिए, ठीक है प्यारे। तो आप लोग जितना आप स्ट्रांगली हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी ज़रा मेहनत करिए, ठीक है। तो आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे कल एक नए जोश और इसी अंदाज के साथ आपका इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए और बेस्ट एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड कंसेप्ट करूँगा और आप अपने स्टडी में क्या करिए, अच्छे से इसको मेंटेन करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।